बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। ईद उल अज़हा पे सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी हो चुकी और अब जो सिलसिले शुरू हुए वो ईद मिलने के सिलसिले जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। घर घर ईद की जो खुशियाँ हैं वो बांटी गई हैं। उस गोश्त की सूरत में जो कुर्बानी दी गई और उसके जो अब हिस्से भी तकसीम होने के बाद अब उनके पकाने और खाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। प्रोग्राम बड़ी ईद बड़ी खुशियाँ, और आज हम जो ईद मनाने और मिलने के लिए पहुँचे हैं तो ये मियाँ बीवी दोनों इंतज़ामी अफसरान हैं। नवीद अहमद बलोच जो हैं असिस्टेंट कमिश्नर कोचुटा, जबकि उनकी मिसेस वो भी असिस्टेंट कमिश्नर हैं कुर्रतुल ऐन, और आजकल जनरल असिस्टेंट रेवेन्यू के तौर पे जो है वो डर गाज़ी खान में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इंतज़ामी अफसरान के लिए ईद जो है वो कितनी खुशियाँ लाती है और कितना काम करना पड़ता है, क्योंकि आज सारा दिन जो है वो फील्ड में भी साथ साथ ही रहे हैं, तमाम तर इंतज़ामात देखते रहे हैं, और अब जो है घर ईद की खुशियाँ मनाने के लिए अपनी फैमिली के साथ मौजूद हैं। जनाब अहमद नवीद बलोच साहब, वेलकम टू द शो जी। बड़ा आपको सबसे पहले आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी ईद गुजरी आपकी? ईद जैसे आपने बताया हमारी इंतज़ामी अफसरान की बड़ी डिफरेंट होती है। हालांकि कॉमन पब्लिक में जो परसेप्शन है अफसरान की ईद के बारे में वो डेफिनेटली उनको नहीं अंदाज़ा कि हमारी ईद क्या होती है। तो सारा दिन हमारा यूजुअली फील्ड में गुज़रता है। सुबह सुबह ईद नमाज के बाद हम घर आने के बाद कुर्बानी करने के फ़ौरन बाद हम निकल जाते हैं। कभी कभार हमें नाश्ता भी नहीं करने को मिलता, तो फिर हमें जो हमारी ड्यूटीज़ असाइन हैं वो हम सारी करते हैं। सारे अफसरान ही जाँ फिशानी से ये करते हैं। अच्छा मतलब बलोच, आज आपकी ईद जो है वो तो सुबह से जो है वो सफाई पे और क्लीननेस पे और तमाम इलाकों में आपने सारे विजिट्स पे गुजरी, तो ख़ुद आपने किस वक्त कुर्बानी की? क्या शेड्यूल होता है कुर्बानी का, और मतलब किस तरीके से इस ईद का इंतज़ार होता है? ईद का इंतज़ार तो सबको बड़ी बेचैनी से होता है। सुबह 6 बजे ईद नमाज के बाद हमने कुर्बानी करने के फ़ौरन बाद फील्ड में निकले, क्योंकि आज का दिन जैसे आपने बताया कि सफाई के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है। हमारी टीम्स वो पहले ऑलरेडी फील्ड में होती हैं, हमने उनको सुपरवाइज़ करना होता है। तो मैंने भी जाके सुपरवाइज़ किया, क्योंकि जो अब 2 तरह के एरियाज़ हैं तहसील में, एक अर्बन है एक रूरल है। तो हमारा प्लान जो था वो हमने उस सेमी रूरल और अर्बन एरिया के हवाले से हमने टीम्स डिप्यूट की थी। तो उन्हीं की सिर्फ मॉनिटरिंग के हवाले से विज़िट्स किए। पहले कोटचुट्टा शहर का विज़िट किया, फिर साथ वाले जो सेमी अर्बन एरियाज़ थे, डिफरेंट यूसीज़ थी मेजर पॉपुलेशंस की, मेनली चोटी और माना हमदानी झोकुतरा, उनके विज़िट्स किए, क्लीननेस को इंश्योर करवाया। तो उसके बाद वापस फिर हम अच्छा, बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं लोगों को इंतज़ामी अफसरान से, बिलखुसूस असिस्टेंट कमिश्नर। वो समझते हैं कि तमाम तर मसाइल का हल शायद जो है ना वो इंतज़ामी अफसर के पास जो है होता है, और वो बस वो जिस तरीके से, तो ये वसाइल जो हैं उसकी कमी का तो हर वक्त बंदा मतलब जो सिस्टम में शिकाल होता है, मसाइल जो हैं वो बड़े रहते हैं और वसाइल जो हैं वो उसी तरीके से कम होते रहते हैं। तो उसके बावजूद भी कैसा दिन गुजरा आज, मतलब मिला जुला के? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन गुजरा। सफाई में हमारे लिए एज सच चैलेंजिंग कुछ भी नहीं रहा। हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से कर भी लिया। वो ऑन अ लाइटर नोट, असिस्टेंट कमिश्नर से जितनी एक्सपेक्टेशंस हैं वो बेसिकली उस वजह से हैं कि वो कर लेता है। हमारे सीनियर हमें बताते हैं कि एसी एक ऐसी पोस्ट है जिसे कहें कि इधर पहाड़ बनाना है वो बना देगा। तो ये इंतज़ामी अफसरान का वैसे ये खासा है कि वो पहाड़ भी बना लेते हैं, राई का पहाड़ भी बना लेते हैं और पहाड़ की राई भी बना लेते हैं। शुक्र इसको सेकंड किया आपने। नहीं, असल मसला वही है कि हमें जो टास्क असाइन किया गया है हमने वो करना है, विदाउट इसके कि हम उसका रोना रोते रहें जी सोर्सेज नहीं हैं, वसाइल नहीं थे, बंदे नहीं थे।
तो ये मतलब इंतज़ामी हमारे जो तमाम कोलीग्स हैं, हम खुद भी करते हैं, इसको प्रैक्टिस करते हैं, वो यही है कि जो काम असाइन किया गया है हम उसको फिर अंजाम देते हैं, जैसे तैसे भी दें। अच्छा, जैसे तैसे भी दें। तो वैसे ओवरऑल जो है कि डेरा गाजी खान को अगर देखें ना, तो डेरा गाजी खान में एक इंतज़ामी अफसरान की जो है एक अच्छी टीम है। यहाँ जो लोग नज़र आ रहे हैं और काम शाम हर तरफ साल सबको आज जो है वो मसरूफ़ देखा, और हमारे साथ भाभी भी मौजूद हैं। और आज तो हमने इनको भी फील्ड में देखा, हालांकि इनका तो एक ऑफिस वर्क होता है फ़िलहाल तो, लेकिन आज आप भी हमें शहर में नज़र आई सफाई की सूरत हाल को चेक करते हुए। तो ये घर में जो खाने पकाने का सिलसिला है, ये जिम्मेदारी जो है ये कौन अदा करता है, और आपका दिन कैसा रहा? बस ये एक मिली जुली सी कैफियत होती है ईद वाले दिन, बीइंग अ फीमेल ऑफिसर, कि घर भी आप देख रहे हैं, गेस्ट भी आ रहे हैं, आपने खानादारी भी देखनी है, लेकिन मेजर पार्ट जो हमारी एक होता है रूटीन का, वो हमारी ड्यूटी ले जाती है। मेरे पास चूँकि कंपैरेटिवली अर्बन एरिया था इस ईद पे ड्यूटी में, तो वो ज़रा हमारी जो टीम्स थी वो वहाँ पर बड़ा अच्छा प्रोफिशेंटली काम कर रही थी, तो सुपरवाइज़ करना भी जो है वो कंपैरेटिवली आसान था। लेकिन ये है कि इस तरह की ड्यूटीज़ जो हमें असिस्टेंट कमिश्नर से हट के बाकी जो हमारी जैसे मेरी रेवेन्यू पोस्ट है या कोई और भी ऑफिसर्स तैनात है उनको दी जाती हैं, तो इसका मकसद ओवरऑल जो है वो डिस्ट्रिक्ट की या तहसील की जो परफॉर्मेंस है उसको ऊपर लेकर जाना है, ऑप्टिमाइज़ करना है। तो हमारी ड्यूटी पहले है, लेकिन घर भी हम इग्नोर नहीं करते वो हाँ, ये बाहर की ड्यूटीज़ को तो जो है वो चीज़ों को अपवर्ड लेके जाना है, तो घर में कौन चीज़ों को ज़्यादा अपवर्ड लेके जाता है? तो दोनों साधारण इक्वली थके हुए जब घर वापस पहुँचे हैं, तो फिर ये खाने नहीं, पकाने ये का हिम्मत मुझे ही सिलसिला करनी पड़ती है। तो ये मतलब कुछ इस तरह का सिस्टम होता है घर में कि खाना आप पकाती हैं और बर्तन अहमद धोते हैं, या खाना अहमद नहीं पकाते नहीं नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। नहीं, तो ड्यूटीज़ को किस तरीके से बैलेंस किया हुआ है? फील्ड में तो बहुत अच्छा बैलेंस किया हुआ है। वैसे आज हमने देखा अहमद तो कोटशुटा थे और आप डेरा गाजी खान में थी, तो ईद वाले दिन भी दोनों जो हैं अलग-अलग जगहों पे मौजूद थे, तो क्या फ़ोन कॉल्स पे बात होती नहीं? जी, हम कोऑर्डिनेटेड तो होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। बाकी जो ड्यूटीज़ घर में शेयर करने की बात है, तो मैं जब घर का काम देख रही होती हूँ तो वी हैव अ ब्यूटीफुल किड, तो वो मैं इनको थमा देती हूँ कि अभी उनकी ड्यूटी है, ताकि मैं दूसरे छोटे मोटे काम देख लूँ। तो इस तरह से ये रोल प्ले करते हैं। घर में सिर्फ मेरी एक ही ड्यूटी है, वो है कि घंटा डेढ़ वापस आके बच्ची के साथ खेलना। बस। हाँ, तो मतलब मैं इसलिए शुक्रगुजार भी हूँ अपनी वाइफ का कि ये फॉर द होल डे एक्सपेक्ट इतना करती हैं कि एटलीस्ट मैं घर आके 2-2.5 घंटे के लिए बच्ची को एटलीस्ट संभाल लूँ। देखिए मतलब ये कैमरे के सामने तो स्टेटमेंट है, ये तो हम मान लेते हैं कि चलिए कैमरे के सामने ऑफ द रिकॉर्ड बता दें कि वो तो ये 100% सच है। मैं डाटा हूँ वैसे। अच्छा, ज़बरदस्त। तो अच्छा, आज क्या मतलब जब कुर्बानी में वैसे क्या आप लोगों ने आज कुर्बानी की, और कब ख़रीदा, किस तरीके से वक्त मिला? मंडियों में जाने का भी आप लोगों को तो इत्तेफाक होता रहा है कि, लेकिन किस तरीके से जब आपने मवेशी अपने लिए ख़रीदा, तो क्या इतना वक्त मिल जाता है ख़रीदारी के लिए गए, ये ज़िम्मेदारी जो है वो हस्ब रिवायत बुज़ुर्गों ने सर अंजाम दी? इस दफ़ा बुज़ुर्गों ने वो जिम्मेदारी भी मेरे पे डाल दी थी। इस दफ़ा थोड़ा सा मुश्किल था फैसला करना, क्योंकि लंपी स्किन डिजीज़ के हवाले से हर बंदा परेशान, और बिल्कुल वो कुछ लोगों को तो जो है वो बड़े जानवर की कुर्बानी करती है, पहले दिन खसूसन बड़े जानवर की, तो उसकी परचेज़ के लिए हमें मसला रहा है कि हमने बड़ा जानवर लेंगे, क्योंकि हम अपने भी जानवर हैं। खड़ा करने का मसला है कि बाहर से आएगा, अगर खुदा न खास्ता वो बीमार हुआ तो अपने जानवरों को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। इसलिए फिर हमने बहुत लेट किया परचेज़ करने में। तो फाइनली मुझे ये ड्यूटी दी गई। हमारी जो कोट छुट्टा की मंडी है, जो थर्सडे को लगती है, बिल्कुल शायद पाकिस्तान की बड़ी मंडियों में बड़ी से थी। मंडियों में शामिल है। फिर मैंने वहाँ पे खुद जाके मैंने विज़िट किया और मैंने एक जानवर ख़रीदा, बड़ा जानवर ख़रीदा, और दूसरा एक बेगम साहिबा की ख्वाहिश के मुताबिक एक बकरा भी ख़रीदा कि इनकी ख्वाहिश थी कि मैं बकरे की कुर्बानी। वो सुना है कि दोनों जो आपने ख़रीदा वो बड़े जानवर की और बकरे की कीमत एक बराबर है, क्योंकि बकरे के पैसे भाभी ने देने थे। कोशिश तो मैंने यही की हुई है तो लेकिन साफ ज़रे अब बकरे और बड़े जानवर को मिला तो नहीं सकते। मरल
ये बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैंने जो पहली कीमत बताई थी वो एटलीस्ट ऐसे ही बताई थी कि ₹1,00,000 का बकरा है। ₹1,00,000 का अब आप सही वाली कीमत भी बता दें, नहीं तो एफबीआर वालों ने आ जाना है। नहीं, मैंने 46,000 का वैसे जेन्युइनली वो लिया था, तो बताया बेगम को जो पहली कॉल करके कि मैंने तुम्हारे लिए जो बकरा लिया है वो ₹1,00,000 का है, उसके ऊपर क्या 3,000। रिएक्शन क्या था भाभी का, क्या रिएक्शन था? इनका यूजुअली रिएक्शन होता है तू आ घर में पूछती हूँ। चलो देखें जी, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना छोटे छोटे सच जो है ना वो सामने आना शुरू हो गए हैं। ये जो बात है ना कि सिर्फ बच्ची संभालते हैं, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता आगे चीज़ें और भी जो है वो सामने आ जाएंगी। अच्छा भाभी, तो फिर कुकिंग कौन देखता है घर में? मतलब अमूमी तौर पे आपको भी जब साहब इंतज़ामी मामलात के हवाले से बाहर रहना पड़ता है और घंटों ड्यूटीज़, तो माशाल्लाह बच्ची भी है, तो कैसे बीइंग अ मदर जो है, एक रिस्पॉन्सिबल मदर, तो किस तरीके से आप उन चीज़ों को लुक आफ्टर करती हैं कि घर की खबर भी रखनी है और बाहर के भी आप इस वक्त बतौर सब रजिस्ट्रार भी फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, तो वो मामलात भी लोगों की जायदाद के लाखों करोड़ों के वो भी साफ ज़ाहिर है हसास नौइयत के मामलात होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप कैसे बैलेंस करती हैं? खाने का जहाँ तक ताल्लुक है तो कुकिंग फ्रॉम द डे फर्स्ट मैं खुद ही करती हूँ। अच्छा, मैं शायद कहती हूँ कोई डे फर्स्ट से अहमद ही करता है। नहीं, कुकिंग ये भी बाहर का खाना प्रेफर नहीं करते, बल्कि बड़े लंबे लंबे टूर्स लगा के आते हैं तो आकर यही कहेंगे कि बेगम खाना, तो खाना ही घर पे ही प्रेफर करते हैं और मेरा बना हुआ ही, क्योंकि बाहर से हम जब भी लें तो हम यूजुअली दोनों का ही जो है वो तबीयत अपसेट हो जाती है। वो तो देखें, आपने ये बात करके ना आप उनको आपने फोर्स कर दिया कि आप वो सिर्फ खाने की तारीफ ही करनी है। मैं इस हवाले से अपनी बेगम के खानों का मुतरिफ हूँ। अच्छा, क्या भाभी क्या अच्छा बनाती? साफ ज़रा जो मैं अच्छा खाता हूँ वो मुझे तो वही अच्छा लगता है, लेकिन चिकन भिंडी और बैंगन का भरता उसका कोई तोड़ नहीं है। कोई मैं अनप्रेसिडेंटेड है, उसका कोई सानी नहीं है। और इवन मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊं कि जब मेरे वाले साहब मेरे रिश्ते के लिए इनके पास गए तो तब भी इन्होंने उनको चिकन भिंडी खिला के इम्प्रेस किया हुआ है। अच्छा, तो जेन्युइन बात है ये। अच्छा, जेन्युइन बात है। अच्छा, बात अब आपने रिश्ते की छोड़ ही दी, तो क्या ये मतलब लव एट फर्स्ट साइट था? नहीं, लव एट फर्स्ट साइट नहीं था। मुलाकात कैसे हुई? जेन्युइन मुलाकात ये हमारी जॉब से पहले की बात है, ये 2014 की बात है। आई वाज इन पीएचडी एट दैट टाइम एंड शी वाज डूइंग हर एमफिल। अच्छा, मतलब जूनियर थी? मेरे से जूनियर। आप पीएचडी कर रहे थे और भाभी जो है वो अपना एमफिल कर रही थी। जो कंपैरेटिव एग्जाम है हमारे मिलने की वजह तो ये थी। अब 2014 इकट्ठे तैयारी की थी? नहीं, इकट्ठे तैयारी मैं इस पे बताता हूँ। लाइब्रेरी हमारी जॉइंट थी, पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में मैं जाता था, उस वक्त हम पढ़ते थे। ये भी वहीं पे तैयारी करने आती थी। वहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का ये था कि चंद लोग जो है वहाँ पे होते थे कंपैरेटिव एग्ज़ाम वाले, बाकी रूटीन मैटर्स में अपने पेपर्स की तैयारी करने वाले आते थे। तो ज़्यादा ये बल्क जो होता है वो कायदे आज़म लाइब्रेरी माल रोड पे और दारुसलाम लाइब्रेरी उधर होता है। तो वो चंद लोग फिर आपस में कांटेक्ट में होते हैं, वैसे एक दूसरे से पूछगछ, चीज़ें तब्दील करते रहना और नोट्स टेकिंग, एक दूसरे पूछ लेना, किताबें वगैरह। तो बस हमारा भी सिलसिला ऐसे ही वैसे शुरू हुआ, बातचीत वहीं से हमने तैयारी शुरू की। वहाँ पे मेरा बाकी भी छोटा भाई भी उस वक्त तैयारी करता था, कुछ और कोलीग्स भी थे, ये भी साथ थी। तो उस वक्त हमारी गुफ्तगू स्टार्ट हुई, बहुत सारे लोगों से हमारे करूरे नहीं मिले, बहुत सारों के साथ हमारे करूरे मिल गए। हम 5-6 लोग अलग थे जो तैयारी करते थे, बाकी कुछ लोग थे वो अपने ग्रुप के साथ नहीं, भाभी आपके इंटेलेक्ट से इंस्पायर हुई थी या आप भाभी के इंटेलेक्ट से इंस्पायर हुए थे? ये थोड़ा सा ना, मतलब आप इस तरफ आए कि वो तो मिल गए ना, वो तो ग्रुप बन गया, मतलब ग्रुप में कौन किसके इंटेलेक्ट से आपको क्या लगता था कि मतलब आपसे ज़्यादा काबिल ने, ज़्यादा मेहनती? नहीं, हमारा ऐसा कोई कंपटीशन पड़ा नहीं है आपस में। उसकी वजह ये है कि मैंने जल्दी कर लिया था। 2015 की अटेम्प्ट में मैंने अपना क्वालिफाई किया, तो दे वर स्टिल प्रिपेयरिंग। ये 4-5 लोग थे। उसके बाद साहब ज़रा मेरी सुपरविजन थी, मैंने गाइड किया। असल जो वो ग्रुप था उसमें एक मेरा छोटा भाई, सगा भाई था, एक मेरा जिगरी यार है, अभी तक भी वो हमारा जिगरी यार है उस ग्रुप में, वो था
कुरतुल ऐन थी, और एक इनकी दोस्त थी नीलम, मैं अगर कोई नाम भूल नहीं रहा तो ये सारे इकट्ठे थे। तो ये बेसिकली जूनियर्स का एक बैच था जो बाद में मेरा इनके साथ इंटरेक्शन बहुत थोड़ा और जल्दी कट ऑफ हो गया था, क्योंकि मैं फिर एकेडमी चला गया, इन्होंने तैयारी करनी थी। फिर मैं यही बताता था कि इधर से पढ़ लें, ये किताब पढ़ लें, वो नोट्स कर लें। ये मेरे से इसको एडमिट करने में मुझे कोई यहाँ पे एतराज़ नहीं है। शी इज़ मोर देन कॉम्पिटेंट और मेरे से बहुत ज़्यादा काबिल है। मैंने बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट आपने अलग-अलग की, मतलब पढ़ते एक साथ थे, आपने पहले अटेम्प्ट कर ली और भाभी ने बाद में अटेम्प्ट की? जी ऐसे। अच्छा, आप भी पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर गए और भाभी पहले अटेम्प्ट में जो है वो क्लियर करे। तो नहीं तो फिर ये मतलब ये पीएमएस के बाद फिर सीएसएस की तैयारी का कोई सिलसिला चलना? सीएसएस का फ्रैंकली मैंने सीएसएस की अटेम्प्ट 2016 फरवरी में दी थी। पहली अटेम्प्ट मैंने दी क्योंकि ये 2015 दिसंबर में पेपर हुए, इसके साथ फेब में ये वाले सीएसएस के भी मैंने पेपर दिए। अनफॉर्चुनेटली मैं क्वालिफाई नहीं कर सका रिटर्न को। मेरा ये क्वालिफाई हुआ, मैंने एकेडमी ज्वाइन की, ज्वाइन करने के बाद मैंने ट्रेनिंग फ्री होने के बाद 2018 में दोबारा मैंने इसको अटेम्प्ट किया था सीएसएस को। सेकंड अटेम्प्ट में मेरी इस्लामिक स्टडी जो कंपलसरी सब्जेक्ट था वो 37 पे फेल हुआ था। उसके बाद मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। थर्ड अटेम्प्ट को मैंने फिर कोशिश ही नहीं किया। तो बात थोड़ा अहदो पैमा की तरफ ले जाए ना, वो सिलसिला कब शुरू हुआ? अहदो पैमा वाली जेन्युइनली वैसे कोई उस वक्त ऐसी बात नहीं थी। देखें एक तो बात थी तो माशाल्लाह आप दोनों हैं, बच्ची भी है वो तो हमारी 2015-16 में ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं थी। हम ठीक है अच्छे दोस्त थे, इकट्ठे पढ़ते थे, राब्ते में थे, मुसलसल थे, बाहर जाके हम लंच डिनर होटलिंग भी कर लेते थे। लेकिन जो हमारी कमिटमेंट का लेवल था वो ऐसा ये नहीं था कि वी आर गोइंग टू गेट मैरिड इन द फ्यूचर। लेटर स्टेजेस पे डेफिनेटली आई हैव टू डिसाइड, इसने भी फैसला करना था। लेकिन उस एक साल के दौरान में बड़ी पेचीदगियाँ भी रहीं। पेचीदगियों में डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि इसकी जॉब सिक्योरिटी, इनकी जॉब हुई है 2018 में रिज़ल्ट आया और 2019 में इनकी ज्वाइनिंग हुई। तो बीच में जो पीरियड था मैं 2016 से ज्वाइन कर चुका था। इनकी जॉब सिक्योरिटी इनके लिए बड़ा ज़्यादा मसला थी, जिसकी वजह से बड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी रहीं। इट वाज नॉट स्मूथ। अच्छा, मतलब भाभी ये चाह रही थी कि पहले जो है वो अपनी जो जॉब है उसको सिक्योर करें, फ्यूचर को सिक्योर करें, एंड देन इस तरह का कोई डिसीजन लें कि मतलब गो फॉर द मैरिज। इसमें असल में ऐसा है कि हम एक दूसरे को पहले से जानते थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म होती है, फिर लाइब्रेरी, और फिर जब आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो कि आपका सामना बहुत से लोगों से होता है और हर किस्म के लोगों से होता है। तो उसमें से कुछ जो होते हैं वो आपको अपने मुताबिक लगते हैं, जिनकी आपकी केमिस्ट्री, कुछ वाइब्स कुछ मैच कर जाती हैं। तो ही वाज वन ऑफ देम। तो फिर जब ये पहले क्वालिफाई कर गए तो ऑब्वियसली इनका इंटेलेक्ट हमारे ऊपर एक मोहर सब्त कर गया कि भाई ये तो ही इज़ कॉम्पिटेंट, कैपेबल। उसके बाद फिर जब मेरी अटेम्प्ट क्वालिफाई हुई है तो मेरे फादर जो हैं वालिद साहब, उनकी तरफ से मेरे ऊपर एक कंडीशन थी। ये नहीं थी कि किसी सर्टन जगह पे वो मेरा रिश्ता करना चाहते थे। कंडीशन ये थी कि मैं जहाँ भी शादी करूँ लड़के की क्वालिफ़िकेशन मेरे बराबर होनी चाहिए और जॉब स्टेटस भी मेरे इक्वल होना चाहिए। तो फिर जब मैंने नज़र दौड़ाई तो फिर मुझे कुराफात जो है वो ग्राफ पहले ही कुछ ऊपर था तो ज़रा आसानी हो गई। सही सही, मतलब इसमें भी जो है वो पेरेंट्स ने हेल्प आउट किया, तो तब आपने जी बिल्कुल नहीं तो अदरवाइज अगर कोई और ऑप्शन आपके पास होती, शर्त ना होती तो आपको और ऑप्शन भी देखती। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ये कंडीशन मेरे वाले साहब की तरफ से भी थी कि जब तक मेरी जॉब नहीं होती तब तक वो कोई डिसीजन नहीं लेंगे। या फिर ये चिकन भिंडी अच्छी ना बनाती होती तो भी अदरवाइज हो सकता था। चले ज़बरदस्त जी, बिल्कुल जी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ जो है यकीनी तौर पे जो खुशियाँ हैं वो बांटी जा रही हैं और सिलसिला जो है ये जारी रहेगा। लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आने के बाद ना तो ज़रूर जानेंगे, बड़ी मज़े की बातें हैं, बहुत शानदार बातें हैं, बहुत प्यारा और बहुत शानदार कपल है, और जो ताल्लुकात हैं एक घर में, जिस घर में कह सकता है कि जन्नत है घर, तो वो शायद इसी तरीके का घर है। तो मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला जो जारी रहेगा।
वेलकम बैक। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ जो है वो मनाने का सिलसिला जारी है, और ऐसे में जो बात अगर ईद पे जो मौसम है ना, वो बड़ा मिला जुला मौसम है। कभी बरसात रिमझिम और कभी जो है वो शदीद हब्स। इन दोनों मौसमों के दरमियान जो है ना, ये पूरा ज़िला जब से शुरू हुआ है, तो बारिश होने के बाद काम मज़ीद भी बढ़ जाता है। तो अहमद, आज जो है वो दिन बड़ा, तो एक कह सकते हैं कि अच्छा बेहतर दिन जो है वो गुजर गया, और अब घर जो है वो पहुँचे हुए हैं ईद मनाने के लिए। तो आज भाभी भी साथ वाले फील्ड में नहीं, तो आज फिर क्या को फरमाइश की पकवान के लिए, पकाने के लिए, तो आज खाना वाना, या अभी कोई सिलसिला अभी ऐसा शुरू नहीं हुआ खाने पकाने का? फिर वही बात है कि आई एम रियली थैंकफुल टू अल्लाह एंड टू माय वाइफ एज वेल कि शी इज़ वेरी गुड कुक। बहुत अच्छा खाना आज पकाती तो कुक तो यकीनी तौर पे आप कितनी तारीफ करेंगे, कितनी तारीफ करेंगे, बस कर दें आप तारीफ करेंगे, लेकिन वो तो हमने नहीं, शी डिजर्व्स। और दूसरी बात है कि मैं आई एम ब्लेस्ड इन अ वे कि ये मेरे जायके का ख्याल रखती हैं। आप नाज़रीन देख रहे हैं आपके ना, ये आज जो है ना इस प्रोग्राम में, और कुछ हो ना हो, आज आप देखें कि जो एक अच्छा शोहर जो है ना वो कैसा होता है। मुबालगा आराई से हट के मैं ये बात कर रहा हूँ। मतलब मुझे जो चीज़ें पसंद हैं, पहले आज क्या बनवाया आपने? मैं फरमाइश नहीं करता यूजुअली, ये खुद बना देती हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मतलब ये हाँ, ये थोड़ा सा ये बात वैसे बनती है, मतलब ये किसी डर और खौफ और आपके जाहो जलाल की वजह से नहीं। इनको ये जुर्रत नहीं होती कि ये किसी किस्म की जो है वो लबकुशाई कर सके, या आप ये मौका नहीं देती? नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी वजह ये है क्योंकि हमारी जो खाने में हमारी जो चॉइस है बिल्कुल एक जैसी है, देसी खाने। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि उसी में ही थोड़ा बहुत चेंजिंग करके कोई वैरायटी इंट्रोड्यूस करवाती रहती हूँ। अब ईद वाले दिन इन्हें जो है वो सादा नमकीन ब्लैक पेपर के साथ जो गोश्त है ऊपर धनिया डाल के, वो इन्हें बहुत पसंद है। तो एज़ जो है वो यूजुअल जो जैसे इन्हें पसंद है, मैं वही बनाया मैंने आज। क्या बात है। अच्छा, वैसे ना अमूमी तौर पे मैंने देखा है कि ना मतलब अहमद ना बड़ा लाइक सिंपल ड्रेसिंग ऑलमोस्ट। आज ईद वाले दिन भी जब भी मिले तो इसकी जो ड्रेसिंग है तो मतलब आप किस तरीके की ड्रेसिंग रखती हैं, और आपकी ड्रेसेस के हवाले से कितना ख्याल करते हैं नवीद? मेरे ड्रेसेस के हवाले से यही है, मैं इनके ड्रेसेस के हवाले नहीं, इनके ड्रेसेस तो हमने देख लिया है। ये तो हमें तो बस हमने तस्लीम कर लिया है कि अहमद नवीद एक दरवेश है। बस ये लिखना आगे बाकी कि अहमद नवीद ब्लोच दरवेश ना। ईद है, और जो एक तो मैं भाभी से ये पूछूंगा कि ससुराल में उनकी पहली ईद जब ईद थी, तो इनकी पहली ईद कैसी गुजरी, और आपने इनको जो पहली ईद थी इनकी घर में, तो आपने इनको क्या तोहफा दिया? तोहफा देने के मामले में मेरा हाथ, आप जरा माइक उधर दें, मैं अपना जवाब दे देता हूँ। नहीं, तोहफा देने के मामले में मेरा हाथ तंग है। इसका भी हल मैंने खुद निकाल लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि ये तोहफ़ा देने के मामले में कमज़ोर हैं, लेकिन ये कंजूस बिल्कुल नहीं है। तो मैं ईद के मौके पे जब इनके लिए पिछली जब हमारी पहली ईद थी, तो मैंने बाकायदा वो एक ऑनलाइन ऑर्डर करके मैंने कार्ड बनवाया, कस्टमाइज़ करवाया हमारी पहली ईद के नाम से। उसके ऊपर उर्दू में लिखा हुआ था हमारी पहली ईद। तो इनको तोहफ़ा भी दिया मैंने 1 सेंट। अब जबकि अपने लिए मैं खुद ही ले आई कुछ। अच्छा, मतलब इनको तो आपने दिया, और जो है ना, और अभी आपने कहा कि कंजूस भी नहीं है। नहीं कंजूस नहीं है। चलें, तो मतलब आपकी मतलब पहली ईद जो है वो जो कुछ भी है वो आपकी तरफ से जो है वो इनको जो है वो थोड़ी वैसे। अच्छा, अमूमन ये तो खैर इस ईद की तो बात ही कुछ और है। इस ईद पे तो साफ ज़ाहिर है जो हम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करते हैं, तो जो जिम्मेदारियाँ हैं शायद हज और उसके बाद ये सिलसिला एक बड़ा काम शायद बहुत ज़्यादा करना पड़ता है इसमें। तो वैसे अमूमन ईद के पहले दूसरे तीसरे दिन क्या मसरूफियात रहती हैं? वैसे इसका सवाल तो मैं जवाब तो नवीद से भी पूछूंगा कि वो कहते हैं कि दूसरा दिन जो है ईद का वो आलमी यौम ससुराल के तौर पे मनाया जाता है। तो क्या ये रिवायत जहाँ नवीद की तरफ भी है? हमारे जो क्योंकि ये मुझे ईद से पहले मिलवा के ले आते हैं कि ईद के दूसरे दिन मसरूफियत होती है। फिर हमारी ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, तो हम कुछ जो है वो कमिटमेंट नहीं कर सकते कि हम सेकंड डे पे ही फ्री होंगे और लाजमी पहुंच सकेंगे। तो इसके लिए हम या तो पहले चले जाते हैं या फिर 4th डे पे चले जाते हैं। और हमारे पेरेंट्स भी इस मामले में जो है वो बड़े हमारे साथ ताउन करते हैं कि वो इस चीज़ को दिल पे नहीं लेते कि बच्चे हमारे मिलने नहीं आए, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। मतलब हर दफ़ा जो ईद है वो काम में गुजरती है। ये नहीं है कि
मतलब फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए फिर किस वक्त जो है वो टाइम आप निकाल पाती हैं, उनको किस तरीके से इंटरेक्शन करती हैं? मतलब ऑब्वियसली दोस्तों की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो एक तो यकीनी तौर पे एक जो क्लब है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का साफ ज़ाहिर है, एक जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक ग्रुप है उसमें तो साफ ज़ाहिर है वो एक वर्किंग रिलेशनशिप भी है और उसमें सॉर्ट ऑफ फ्रेंडशिप भी डेवलप हो जाती है। तो वो तो चलें, वो तो आप मिल लिए, कहीं ईद नमाज इकट्ठे पढ़ी, कहीं चाय कॉफ़ी भी इकट्ठे हो गए, तो वो तो मिलने मिलाने का एक सिलसिला। लेकिन उसके बाहर का जो सर्कल है, मतलब लाइक फैमिली फ्रेंड्स का, तो उसके लिए टाइम किस वक्त निकलता है? उसके लिए टाइम मुझे निकालना पड़ता है और उसमें ये है कि जब कभी मुझे जॉब से थोड़ी सी मिलता है, कुछ स्पेस मिलती है, इजी आवर्स होते हैं मेरे पास, तो उसमें मैं फिर बल्कि मुझे याद पड़ता है कि मैं एक दिन ऑफिस से निकली हूँ तो मैं थोड़ी एग्जॉस्ट हुई थी। जब आप एग्जॉस्ट होते हैं तब आपके पास फ्रेंड्स ही लास्ट ऑप्शन होते हैं कि वो आपको जो है वो थोड़ा आप लाइटर एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। तो मैं ऑफिस से उठ के सीधा मेरी एक फ्रेंड है वो वहाँ यहीं डीजी खान में एनडीवी में रह रही हैं, तो मैं ऑफिस से सीधा मेरे साथ बच्ची भी मेरे पास थी तो मैं उनके पास चली गई, उनके पास टाइम गुजारा, तो उसके बाद घर आ गई। यानी हमारा ये इस तरह से ही होता है कि हमारा कोई प्लान नहीं होता, अनप्लान्ड विजिट्स होते हैं और हमारे फ्रेंड्स भी इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम अनप्लान्ड ही आएंगे जब भी आएंगे उनके पास। जब भी आएंगे अनप्लान। तो ईद पे भी बस ऐसे ही कि टाइम मिल गया तो किसी दोस्त की तरफ चले गए, नहीं तो अदरवाइज जो है वो सम टाइम दोस्त के पास जाने के लिए ना मेरे साथ लड़ाई करनी पड़ती है। असल में टाइम मेरे से नहीं निकलता। रूरल बैकग्राउंड में आपको पता है थोड़ी बहुत लैंड होल्डिंग के साथ बंदे को टाइम निकालना ओवरऑल वैसे डिफ़िकल्ट होता है। आपने जैसे देखा है हमारा ये सेटअप, तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम अपने डेरे पे देना पड़ जाता है। अदरवाइज़ ईद के दिनों में जो मतलब हमारा काम है, हम करते हैं डेली जॉब, उसके बाद जो हमारा ज़्यादातर है, लोग मिलने वाले बहुत ज़्यादा आते हैं, मैं उधर मसरूफ़ हो जाता हूँ। फिर वही बात है कि बेगम साहिबा की शिकायत शुरू होती है कि आप मुझे टाइम नहीं देते, बाहर ज़्यादा टाइम गुजरता है। ये एक थोड़ा सा मेरे एंड पे भी होता है। साफ ज़ाहिर है, मतलब यहाँ के लोगों को भी, जहाँ आप हैं यहाँ से आपने मतलब एक नाम कमाया है, तो लोगों की छोटे छोटे मसाइल के हवाले से एक्सपेक्टेशंस तो यकीनी तौर पे रहती हैं। बिल्कुल ऐसे एक्सपेक्टेशंस भी रहती हैं, लोगों का तांता भी बंधा रहता है, मिलने वालों का, लोग आते भी हैं। और ऐसा नहीं है कि मेरी बेगम इस मामले में बहुत जल्दी मेरे से नाराज़ हो पड़ती है। ये मक्खन लग रहा है, ये आप जो है ना अभी मक्खन नहीं लगाता, बिल्कुल जेन्युइन बात है कि ये मतलब रात को 9 बजे तक 10 बजे तक यूजुअली इंतज़ार कर लेती है और उसके बाद फिर इसका जो पैमाना, सब्र का पैमाना लबरेज होता है कि यार ये कोई बात है, ईद वाले दिन भी आप आए, तो फिर ये होता है ऐसा। ये बिल्कुल बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मनाने का जो सिलसिला है वो जारी है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से वापस आके जो है ना कुछ फैमिली मेम्बर से भी जानेंगे कि ये जो दोनों ने इतनी सारी बातें कर दी हैं, इनमें से जो है कौन कौन सी बात सच है और कौन कौन सी बात जो है सिर्फ कैमरे पे कही गई है। अभी ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी ईद की जो है वो बड़ी खुशियाँ मनाने का सिलसिला जारी है और जो बुज़ुर्ग हैं वो किसी भी घर का जो है वो बख्त उस घर के जो है वो बुज़ुर्ग होते हैं। और अहमद पे जो सबसे बड़ी छाप जैसे बात की तो उन्होंने कहा कि उनके वालिद की है, प्रोफेसर खादिम हुसैन गौली। प्रोफेसर जो है वो पर्शियन के फ़ारसी ज़बान अदब से जो है ख़ासा लगाव और हज़ारों की तादाद में जो है वो शागिर्दें और अभी जो है उनसे भी जो है मुलाकात हो रही है। ईद का दिन है तो बेटे से ईद मिलने के लिए मौजूद हैं, बल्कि बेटे उनसे ईद मिलने के लिए मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया सही टाइम देने का। तो किमें लंघी है तुआली ईद सही? सब तो पहले तो ईद मुबारक। तो तुआली ईद किमें लंघी है अज? अल्लाह दा रहमत सही। उमें तो रोज़ाना बैठक दे उते सारे दोस्त अहबाब मिलते रह वेंदे न। ते ईद आ ॾींहुं हार खसूसन जरा है ना सही दोस्तें दा ज़्यादा रश होंदे, क्योंकि पहला टाइम ते खैर लोग अपनी ईद कटण दे चक्करें च होंदे न। अच्छा, तो लोगों को ज़्यादा कर ज़्यादा अच्छा वह जेड़े वेले माशाल्लाह मतलब नौवीं जड़ी है ना वो भी इंतज़ामी अफसर आ गई
ਤੇ ਵੱਲ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤੇ ਦੂਧ ਦੀ ਵੱਲ ਦੁਬਾਲਾ ਥੀ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਆਦੇ ਹੈ ਸੀ ਭਿੰਡੀ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਸ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਆਵੇ ਸੁਣੇ ਵੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਭਿੰਡੀ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਬਿਲ ਇਹ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ मैं भिंडी गोश्त ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ फैसले ਕਰਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ लेकिन ये अलग बात है कि मतलब मैं कोई इन्हें दी कुकिंग आज तक अच्छी लगती है भाई पढ़े लिखे थी के वाली कुकिंग आप करना घर को साफ रखना घर दे अमूर को बेहतर तरीके नाल चेक करना और कुकिंग लाजवाब करना अपने हाथ नाल करना और सारी खिदमत करना ये ज़्यादा खूबसूरत गल है मेरे माशाल्लाह अपना अहमद भाई बड़ा प्रोफेसर साहब ने तो बड़ी उन्हें जी कि जिम्मेदारी का ਜਿਹੜਾ ਅੰਸਰ ਰਹੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛੋਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਸਾਕੂ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫਾਦਰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੇਕੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਲਿਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥਈਏ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਥਈਏ जो वाले साहब की परसनैलिटी का रोब है अज तक साढ़े उत्ते वो इवन वी कैन नॉट थिंक कि असा ये काम करूँ तो उनके बाद उनते रिएक्शन ना आसी कोई भी एक ऐसा काम ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਰਿਵਾयात ਕਲਚਰ ਜਾਂ ਸਕਾਫਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸਾਂ ਕਰੂੰ ਤੇ मैं यानी कि आई कन्फेस कि आई डू नॉट हैव एन करेज कि मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि दोबारा वो मैं फेस तो उन्होंने अपने घर की रोशनी करा दी है अपने वालिद की जगह तो लेकिन कि इवें लगे कि चीज़ां रिवाइव थी पैन रिवाइवल वाले पासे टुर पैन कि लोगों को जो खिदमत का मतलब एक प्रोफेसर साहब का दिल जो उन्होंने अपने घर अपना डिठे कि लोगों को खिदमत करें डिठे तो उतारे के लिए भी वो तवक्को रखे थे इनको अलावा मतलब वट आई हैव अचीव्ड डायरेक्शंस वाले साहब दियाँ मैं बहुत ज़्यादा खिदकार आदमी हमी बचपन इंदे उत्ते भी मेरी वाले साहब को थोड़ी बहुत अच्छा किथे किथे साकू हुण भी लगदे खिदकार तो तुस हुण भी वे ਸਰਜਨੇਸ਼ ਥੀਂਦੀ ਰਹਿ ਵੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵੇਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਤਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਕਿ मतलब असां कोई ऐसा स्टेप गिनण को पहले कुछ सोचेने हैं कि डेफिनेटली कि रिएक्शन ज़रूर आसी वाले साहब को ये एक चीज़ है जैं साकू सिराते मुस्तकीम ते रखिए ते असां ये तक पहुँचे हैं माशाल्लाह जी बड़ी प्यारी बच्ची है नाम भी बताएं और कब पैदा हुई और हाँ वो देखिए वो खुद बताना चाह रही है इसका नाम बख्त है और ये 23 अगस्त 2021 में पैदा हुई है और अभी ये शी इज़ एट द ऑनसेट ऑफ 11th मंथ अच्छा तो देखिए जी वो वक्त खुद बात करना चाह रही है शी इज़ एक्साइटेड टू गेट दैट माइक हाँ जी क्या हाल है आपकी आप देखिए जी शोर करती है या काम रहती है नहीं अहमद के साथ इसकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है बल्कि अब तो इसने जो एक नई चीज़ अभी डेवलप कर ली है वो ये कि जब इसके बाबा इस छोड़ के जा रहे हो तो ये पीछे से है रोने लग जाती है मतलब प्रॉपरली एक्सप्रेस करती है कि मुझे आपका टाइम चाहिए मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मनाने का जो सिलसिला है वो जारी है और आज ईद का पहला दिन जो है वो अख्ताम पजीर हुआ और बड़ा मसरूफ़ दिन गुजरा और अब जो है वो अपने प्यारों के साथ पार्टी करने का और उनके साथ एक क्वालिटी टाइम गुजारने का जो है वो वक्त शुरू हुआ चाहता है। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान रज़ा मलिक को बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ।